गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स, आप सभी का ऑनलाइन क्लास में स्वागत है। हम लेंस पढ़ रहे थे। लेंस से रिलेटेड जो भी टॉपिक थे अपने वो कंप्लीट हो चुके हैं। उन पर आधारित जो न्यूमेरिकल्स थे वो भी मैंने आपको करवा दिए हैं। मुझे उम्मीद है कि आप सब लोगों ने जितना मैंने आपको करवाया है उतना आपने फिर कॉपी में नोट कर लिया होगा। नेक्स्ट जो टॉपिक अपना वो प्रिज्म है। प्रिज्म होगा, जैसे लेंस है वो भी एक ट्रांसपेरेंट मीडियम था, वो भी ग्लास का बना हुआ था। उसमें दो सरफेस होते हैं, दोनों स्फेरिकल भी हो सकते हैं या उसमें एक स्फेरिकल और एक ही प्लेन हो सकता है। ठीक है, तो प्रिज्म भी क्या है, एक होमोजीनियस ट्रांसपेरेंट मीडियम होगा, समांगी पारदर्शी माध्यम होगा, वो भी किसी ग्लास का बना होगा। वो ग्लास फ्लिट का भी हो सकता है, वो ग्लास क्राउन का भी हो सकता है। अलग अलग टाइप के ग्लास होते हैं, फ्लिट ग्लास भी होता है, क्राउन ग्लास भी होता है। जो सिंपल हम खिड़कियों में जो ग्लास लगाते हैं वो भी ग्लास होता है। तो ये अलग अलग टाइप के जो ग्लास होंगे उनके रिफ्रेक्टिव इंडेक्स क्या होते हैं, डिफरेंट डिफरेंट होते हैं। तो अपना प्रिज्म वो किसी भी ग्लास का बना हो सकता है। मुख्य तौर पर ये फ्लिट या क्राउन ग्लास का ही बना होता है। ठीक है, तो आपको मैंने लैब में प्रिज्म दिखाया था। ठीक है, तो प्रिज्म शेप में कैसा था, प्रिज्म शेप में ऐसा था, ट्रायंगल जैसा था, इक्वी ट्रायंगल जैसा। ठीक है, इस इक्वी ट्रायंगल में 3 प्लेन सरफेस थे, 1, 2 एंड 3। 3 प्लेन सरफेस थे और 1 और 2, एक तो ये फ्रंट वाला और एक पीछे वाला, ये 2 सरफेस कैसे है, ट्रायंगल सरफेस है। 3 तो हमारे पास 1, 2 एंड 3, ये 3 तो प्लेन सरफेस थे। ठीक है ना, और फ्रंट और बैक में क्या थे, अपने ट्रायंगल सरफेस थे। तो ये जो ग्लास का ही बना था, ये होमोजीनियस ट्रांसपेरेंट मीडियम है। इसमें टोटल कितने 5 सरफेस है। कितने सरफेस है, 5 सरफेस है। 3 तो प्लेन सरफेस है जो कि किसी एंगल पर क्या होते हैं, झुके होते हैं। ठीक है ना, दीज सरफेस आर इंक्लाइनेड एट सम एंगल। एंड 2 क्या होते हैं, 2 आपके ट्रायंगुलर सरफेस होते हैं, बोले त्रिभुजाकार पृष्ठ हो सकते हैं। ठीक है ना, तो वह समांगी पारदर्शी माध्यम, हिंदी मीडियम वाले स्टूडेंट प्रिज्म की डेफिनेशन लिखेंगे, वह समांगी पारदर्शी माध्यम जो किसी कोण पर झुके, जो किसी कोण पर झुके 3 समतल पृष्ठों, 3 समतल पृष्ठों तथा 2 त्रिभुजाकार पृष्ठों से घिरा हो, 2 त्रिभुजाकार पृष्ठों से घिरा हो, कोमा प्रिज्म कहलाता है। क्या कहलाता है, प्रिज्म। इसका मतलब इसमें टोटल 5 सरफेस होंगे, 5 सरफेस होंगे, 3 प्लेन सरफेस होंगे और 2 ट्रायंगुलर सरफेस होंगे। ठीक है ना, तो इंग्लिश मीडियम वाले बच्चे इसकी डेफिनेशन क्या लिखोगे, द होमोजीनियस ट्रांसपेरेंट मीडियम, द होमोजीनियस ट्रांसपेरेंट मीडियम which is bounded by which is bounded by 3 inclined plane surfaces, 3 inclined plane surfaces and 2 triangular surfaces, and 2 triangular surfaces is called prism, is called prism। इसका अगर हम डायग्राम देखें, ठीक है, तो देखिए अगर हम इसका डायग्राम देखें तो इसका हम 3D में अगर डायग्राम बनाएं तो देखिए ऐसा डायग्राम बनता है। प्रिज्म हमें देखने में ऐसा दिखाई देता है। इसको मैं ए बोल देता हूँ, इसको बी बोल देता हूँ, इसको सी, इसको डी,
ई एफ। ओके, ये प्रिज्म ऐसा है, 3D में ऐसे है दिखेगा ये। तो बी सी एफ ई, एक तो ये प्लेन सरफेस हो गया और दो ये प्लेन सरफेस है, ए बी ई डी और ए सी एफ डी, ये दो प्लेन सरफेस है। और ये ऊपर और नीचे ये दोनों कैसे है, ट्रेंगुलर सरफेस है। ऐसा ही प्रिज्म हमने देखा था, इसको फील करो 3D में। ओके, तो देखिए इसमें मेन इसमें कुछ डेफिनेशन निकल के आती हैं, वो हम देख लेते हैं। देखिए इसमें फर्स्ट डेफिनेशन है रिफ्रैक्टिंग सरफेसेस। ओके, अपना जो प्रिज्म होगा, ओके, उसमें तीन क्या होंगे, प्लेन सरफेस होंगी। ठीक है, तो एक प्लेन सरफेस पर तो प्रिज्म रखा होगा, ठीक है, और ऐसे आपका प्रिज्म है ये, ठीक है, ऐसे प्रिज्म है ये, ठीक है। एक सरफेस पर तो आपका प्रिज्म रखा होगा, जैसे ये आपका प्रिज्म है, तो इस वाली सरफेस पर तो ये रखा हुआ है, ठीक है। तो ये जो एक प्लेन सरफेस है, इसको तो हम क्या बोलते हैं, बेस बोलते हैं, जिस पर रखा होगा। और लाइट रे इस एक प्लेन सरफेस पर इंसिडेंट होगी और दूसरे प्लेन सरफेस से बाहर निकलेगी। तो इन दो प्लेन, इन हमारे पास तीन प्लेन सरफेस है, इन तीन प्लेन सरफेस में से एक तो बेस होगा और दो जो सरफेस होंगे उनको हम क्या बोलेंगे, रिफ्रैक्टिंग सरफेस बोलेंगे। ओके और नोट हो गए, ओके। तो रिफ्रैक्टिंग सरफेस क्या होगा, क्या होगा, रिफ्रैक्टिंग सरफेस की अपवर्तक पृष्ठ, इसकी डेफिनेशन लिखना। पहले आप ये डायग्राम बनाओगे, ये डायग्राम नोट करो पहले, इसको नहीं बनाना है, इसको नहीं बनाना है, ये डायग्राम आप बनाओ, उसके बाद में ये डेफिनेशन लिखेंगे। इस पे इसकी कुछ डेफिनेशंस है वो हम देख लेते हैं। पहले ये डायग्राम बना लो, उसके बाद में इनकी डेफिनेशन हम देख लेते हैं। ओके, तो रिफ्रैक्टिंग सरफेसेस की डेफिनेशन लिखेंगे। द प्लेन सरफेसेस टू प्लेन सरफेसेस लिख सकते हो, टू प्लेन सरफेसेस which are inclined at some angle, दो जो सरफेस है, ठीक है ना, दो सरफेस, तीसरे वाला सरफेस बेस होगा, दो सरफेस which are inclined at some angle are called refracting surfaces and third plane surface is called base of prism and third plane surface is called base of a prism। ओके, नोट कर लिया। अब हिंदी मीडियम वाले बच्चे नोट करेंगे। हिंदी मीडियम वाले बच्चे एडिंग आना, अपवर्तक पृष्ठ लिखो। किसी कोण पर झुके दो समतल पृष्ठ, किसी कोण पर झुके दो समतल पृष्ठ प्रिज्म के अपवर्तक पृष्ठ कहलाते हैं। प्रिज्म के अपवर्तक पृष्ठ कहलाते हैं तथा तीसरा समतल
प्रिज्म का आधार कहलाता है। क्या कहलाता है? प्रिज्म का आधार कहलाता है। तो हमें पता है कि प्रिज्म में 3 प्लेन सरफेस होंगे, ठीक है ना। तो 3 प्लेन सरफेस में तो 2 तो होंगे रिफ्लेक्टिंग सरफेस, अपवर्तक पृष्ठ होंगे, और एक क्या होगा? प्रिज्म का आधार, जिस पर हमें रखेंगे। 2 से ही रिफ्लेक्शन होगा। रिफ्लेक्टिंग सरफेस 2 ही होंगे, तीनों नहीं होंगे, 2 ही होंगे। रिफ्लेक्शन 2 से ही होगा, एक पे एंटर करेंगे और एक से बाहर निकलेगी। तीसरे वाला जो प्लेन सरफेस है वो तो प्रिज्म का क्या होगा? बेस होगा। ओके, सेकंड जो डेफिनेशन है वो है रिफ्रैक्टिंग कोर। अपवर्तक कोर। रिफ्रैक्टिंग कोर क्या होगी कि अगर हम मान लें कि ये तीसरे वाला जो दिख रहा है, जो प्लेन सरफेस, ये तो बेस है, और ये 2 जो है ए बी ई डी ए सी एफ ई, ये दोनों क्या है? रिफ्रैक्टिंग सरफेस है। तो ये अगर ये और ये दोनों रिफ्रैक्टिंग सरफेस है तो ये किसी पॉइंट पर, किसी लाइन पर मिलेंगी। ये जो लाइन है ए डी, ठीक है ना, ये जो प्रिज्म है ये रिफ्रैक्टिंग सरफेस है, ये रिफ्रैक्टिंग, ये दोनों रिफ्रैक्टिंग सरफेस ज्वाइन होकर एक कोर बनाएगी ना, एक कोना नहीं बनाएंगे? क्या बनाएगी? नहीं बनाएगी। जैसे मान लो आपके पास ये हमारे पास कोई बुक है, ठीक है, तो ये सरफेस और ये सरफेस दोनों मिलकर ये कोर बना रही है ना। इस कोर को हम बोलते हैं, जो कोर इन दोनों रिफ्लेक्टिंग सरफेस से मिलकर जो कोर बनती है उसको हम बोलते हैं अपवर्तक कोर या रिफ्लेक्टिंग कोर। ओके, तो इंग्लिश मीडियम वाले बच्चे इसकी डेफिनेशन लिखेंगे। द कोर made by two refracting surfaces, the core which is made by two refracting surfaces is called refracting core of prism, ओके। हिंदी में वाले स्टूडेंट लिखेंगे प्रिज्म के अपवर्तक पृष्ठों से मिलकर बनी कोर, प्रिज्म के ये हेडिंग डालना, अपवर्तक कोर। प्रिज्म के अपवर्तक पृष्ठों से मिलकर बनी कोर अपवर्तक कोर कहलाती है, अपवर्तक कोर कहलाती है। ओके, नेक्स्ट एडिंग डालना प्रिज्म एंगल, और इसको हम रिफ्रैक्टिंग एंगल भी बोलते हैं। इसको हम कैपिटल ए से रिप्रेजेंट करते हैं। प्रिज्म एंगल को हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं? कैपिटल ए से। तो कहीं पर आपको जैसे न्यूमेरिकल है उसमें कहीं प्रिज्म एंगल लिखा होता है तो ए होता है, कहीं रिफ्रैक्टिंग एंगल लिखा होता है वो भी प्रिज्म एंगल ही होता है, ठीक है ना। प्रिज्म कोण या अपवर्तक कोण, ठीक है ना। तो यहाँ से देखो हमें पता है कि दोनों जो रिफ्लेक्टिंग जो सरफेस है वो किसी एंगल पर इंक्लाइंड होती है, होती कि नहीं होती? उन दोनों के बीच में एक एंगल बनता है, ठीक है। यहाँ पर देखा जाए तो ये और ये सरफेस किसी एंगल पर इंक्लाइंड है, तो ये हमारे पास इक्वी ट्रायंगल होता है, इसलिए ये एंगल हमें पता है कि 60 डिग्री होगा। ये भी 60 डिग्री, ये भी 60 डिग्री। यहाँ पर तो जो रिफ्लेक्टिंग सरफेस है उसके बीच में, दोनों के बीच में कितना एंगल बन रहा है? 60 डिग्री। तो ये जो एंगल होता है, दोनों रिफ्लेक्टिंग सरफेस है वो कितने कोण पर झुकी होती है, वही क्या होता है? उसका प्रिज्म एंगल या रिफ्रैक्टिंग एंगल होता है। तो इंग्लिश मीडियम वाले स्टूडेंट इसकी डेफिनेशन लिखेंगे, द एंगल made between
refracting surfaces of prism, the angle made between refracting surfaces of prism is called a prism angle और a refracting angle। कैपिटल ए से रिप्रेजेंट करेंगे, आगे ऊपर हेडिंग में कैपिटल ए लिख लेना, इज कॉल्ड प्रिज्म एंगल एंड या और रिफ्रैक्टिंग एंगल। ओके, हिंदी मीडियम वाले बच्चे प्रिज्म कोण, अपवर्तक कोण हेडिंग डालकर लिखना। प्रिज्म की अपवर्तक पृष्ठों के मध्य बना कोण, प्रिज्म की अपवर्तक पृष्ठों के मध्य बना कोण क्या कहलाता है? प्रिज्म कोण या अपवर्तक कोण कहलाता है। कैपिटल ए से रिप्रेजेंट करते हैं। ओके, नेक्स्ट जो डेफिनेशन है वो अपनी प्रिंसिपल सेक्शन ऑफ प्रिज्म। ओके, प्रिज्म का मुख्य परिच्छेद, प्रिज्म का मुख्य परिच्छेद, ठीक है। इसकी डेफिनेशन हम लिखेंगे। प्रिज्म का मुख्य परिच्छेद क्या होगा कि हम अगर ये जो सरफेस है, जो ये सरफेस है, ठीक है, जैसे हमारे पास प्रिज्म है, इसको अगर हम रिफ्रैक्टिंग सरफेस के अलोंग, जैसे ये रिफ्रैक्टिंग सरफेस है, ठीक है, रिफ्रैक्टिंग सरफेस हमें पता है कि इस प्लेन में ऐसे है कि नहीं। अगर हम रिफ्लेक्टिंग सरफेस, तो ये इस प्लेन में है, तो दोनों रिफ्लेक्टिंग सरफेस इस बोर्ड के परपेंडिकुलर है कि नहीं है। तो अगर हम बोर्ड के इस प्लेन के अलोंग अगर हम ऐसे काटे, कोई सेक्शन काटे, तो ऐसे इसको काटेंगे तो हमें यही तो मिलेगा ना। इसको ऐसे काटा, ठीक है, जैसे मान लो कोई ये चौक है, ठीक है, ऐसे है, इसको मैं परपेंडिकुलर काटूंगा तो हमें क्या मिलेगा? ये सर्किल मिलेगा कि नहीं मिलेगा? ओके, और काटो तो भी सर्किल ही मिलेगा। तो इसको ऐसे काटेंगे तो ये ट्रेंगुलर सरफेस मिलेगा। तो ये जो ट्रेंगुलर सरफेस होगा, ठीक है, यही क्या होगा? प्रिज्म का मुख्य परिच्छेद होगा या प्रिंसिपल सेक्शन ऑफ प्रिज्म। ओके, इसका मतलब ये कि हम अगर कोई भी प्लेन होगा, कोई भी तल होगा जो इसकी रिफ्लेक्टिंग सरफेस के परपेंडिकुलर काटा जाता है, ठीक है ना, वही क्या कहलाता है? या द प्लेन परपेंडिकुलर टू द रिफ्रैक्टिंग सरफेस ऑफ द प्रिज्म। इसके रिफ्रैक्टिंग सरफेस के परपेंडिकुलर जो आपका सरफेस, जो प्लेन होगा, वही क्या होगा? द प्रिंसिपल सेक्शन ऑफ ए प्रिज्म। तो इंग्लिश मीडियम वाले बच्चे इसकी डेफिनेशन लिखेंगे। देखो, द परपेंडिकुलर प्लेन, द परपेंडिकुलर प्लेन या इसको ऐसे लिखना, परपेंडिकुलर प्लेन नहीं, इसको एक लाइन से काट कर नेक्स्ट आगे लिखो। देखो, द प्लेन परपेंडिकुलर टू द रिफ्रैक्टिंग सरफेसेस ऑफ प्रिज्म, द प्लेन परपेंडिकुलर टू द प्लेन परपेंडिकुलर टू द रिफ्रैक्टिंग सरफेसेस ऑफ प्रिज्म इज कॉल्ड प्रिंसिपल सेक्शन ऑफ प्रिज्म, इज कॉल्ड प्रिंसिपल सेक्शन ऑफ ए प्रिज्म। ओके, हिंदी मीडियम वाले स्टूडेंट एडिंग डालना, प्रिज्म के का मुख्य परिच्छेद, ठीक है, लिखो। प्रिज्म की अपवर्तक पृष्ठों के लंबवत तल, प्रिज्म के अपवर्तक पृष्ठों के लंबवत तल प्रिज्म का मुख्य परिच्छेद कहलाता है, ठीक है। तो आपने ये जो डायग्राम बनाया था,
उसके आगे हम जो भी हमने यहाँ पर डेफिनेशन देखी है वो हम देख लेते हैं, ठीक है ना। तो यहाँ पर देखो बी सी एफ ई, ये एक प्लेन सरफेस है, 3 प्लेन सरफेस होगी। ये क्या हो गया, बेस ऑफ प्रिज्म। ये प्रिज्म का आधार हो गया। ये क्या हो गया, प्रिज्म का आधार। हिंदी मीडियम वाले स्टूडेंट लिखेंगे, इस डायग्राम के आगे जगह बची होगी वही लिख लेना, प्रिज्म का आधार होगा ये, ठीक है ना। अगर ये एक प्लेन सरफेस प्रिज्म का आधार है तो दो बाकी जो प्लेन सरफेस बचे ए बी ई डी और ए सी एफ, ये क्या होंगे, रिफ्लेक्टिंग सरफेस होंगी। तो देखिए ए बी ई डी एंड तथा ए सी एफ डी, ये क्या होंगे, रिफ्लेक्टिंग सरफेसेस होंगे, अपवर्तक पृष्ठ होंगे। ये दोनों सरफेस प्लेन सरफेस होंगे, वो रिफ्लेक्टिंग सरफेस से अपवर्तक पृष्ठ है। क्या है, अपवर्तक पृष्ठ, ठीक है। और जो एडी है, हमें पता है कि ये दोनों अपवर्तक पृष्ठ है, ये रिफ्लेक्टिंग सरफेस है, तो ये दोनों किस पर कट रहे हैं, ये इन दोनों अपवर्तक पृष्ठों से मिलकर जो बनी कोर है वो क्या है, एडी है। एडी क्या होगी, रिफ्लेक्टिंग कोर, अपवर्तक कोर होगी। एडी क्या होगी, रिफ्रैक्टिंग कोर होगी। क्या होगी, रिफ्रैक्टिंग कोर, अपवर्तक कोर होगी, ठीक है। ओके और नोट ओके। देखिए एंगल ए बी सी क्या होगा, प्रिज्म एंगल। ए बी ए सी जो है, ये दोनों रिफ्लेक्टिंग सरफेस है, इनके बीच में जो एंगल बनता है जिसको हम कैपिटल ए बोलते हैं वो क्या होता है, प्रिज्म एंगल होता है, ठीक है ना। प्रिज्म में कोण क्या होगा, प्रिज्म में कोण, ठीक है। लास्ट है ए बी सी, ये जो है ये इस रिफ्लेक्टिंग सरफेसों के परपेंडिकुलर काटा गया कोई प्लेन है ए बी सी डी, ठीक है ना। ये जो आपके ट्रायंगुलर सरफेस है, ये त्रिभुजाकार पृष्ठ है, ये इन दोनों रिफ्लेक्टिंग सरफेस के क्या परपेंडिकुलर है, तो इसको हम क्या बोलते हैं, प्रिंसिपल सेक्शन ऑफ ए प्रिज्म, प्रिज्म का मुख्य परिच्छेद है ये, ठीक है ना। तो ये डायग्राम के आगे नोट कर लेना ये। तो प्रिज्म आपको समझ में आ गया होगा कि प्रिज्म क्या होता है, प्रिज्म में कितनी सरफेस होंगी, कौन कौन सी सरफेस को हम क्या क्या बोलते हैं, कौन सा एंगल है उसको हम क्या बोलते हैं, ठीक है। तो ये आपका प्रिज्म से संबंधित कुछ डेफिनेशंस है, ठीक है ना। तो ये तो हमने ओनली प्रिज्म को ही देखा है कि प्रिज्म है, एक्चुअल में क्या होगा, ठीक है। ये एक होमोजीनियस ट्रांसपेरेंट मीडियम में होगा, इसमें 5 सरफेसेस होते हैं, 3 होगी प्लेन सरफेस होंगी, 2 ट्रायंगुलर सरफेस होंगी, 3 प्लेन सरफेस में से 2 रिफ्लेक्टिंग सरफेस होंगी, 2 अपवर्तक पृष्ठ होंगे, और तीसरा जो प्लेन सरफेस है उसको आधार बोलेंगे। और ये जो ट्रायंगुलर सरफेस है इनको हम क्या बोलते हैं, प्रिंसिपल सेक्शन ऑफ ए प्रिज्म बोलते हैं। रिफ्लेक्टिंग सरफेस से जो कोर बनेगी उसको क्या बोलेंगे, रिफ्लेक्टिंग कोर ऑफ प्रिज्म बोलेंगे। और रिफ्लेक्टिंग सरफेस के बीच में जो एंगल बन रहा है उसको हम क्या बोलेंगे, प्रिज्म एंगल बोलेंगे या रिफ्लेक्टिंग एंगल बोलेंगे, ठीक है। समझ में आ गया, नोट कर लिया होगा सबने। तो मिटा देते हैं इसको।
ओके, अब हम प्रिज्म से प्रकाश का अपवर्तन करेंगे, रिफ्लेक्शन फ्रॉम प्रिज्म। प्रिज्म से जैसे हमने लेंस से क्या किया था, हमने लाइट का रिफ्लेक्शन किया था, वैसे ही प्रिज्म से भी हम लाइट का रिफ्लेक्शन करेंगे। आप 10th स्टैंडर्ड में ये डायग्राम में देख चुके हो, ठीक है ना। तो प्रिज्म क्या है, होमोजीनियस ट्रांसपेरेंट मीडियम है, उससे रिफ्लेक्शन कैसे होगा, तो हम जो सिंपल कॉन्सेप्ट है रिफ्लेक्शन के वही इसमें अप्लाई करेंगे और डायग्राम बनाएंगे। यहाँ से हमें एक फॉर्मूला मिलेगा, इसका जो रिजल्ट होगा तो वहां से हमें एक फॉर्मूला मिलेगा, उस फॉर्मूले को हम प्रिज्म सूत्र या प्रिज्म फॉर्मूला बोलते हैं। क्या बोलते हैं, प्रिज्म फॉर्मूला बोलते हैं, ठीक है ना। ये RBSc 2012 में भी 4 मार्क्स का क्वेश्चन आया हुआ है, ठीक है। तो ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ये दोबारा भी आ सकता है, ये दोबारा भी पूछ सकते हैं, ठीक है। हर साल इंपॉर्टेंट डालते हैं इसको, हर साल ये प्री बोर्ड में मैं डालता हूँ, बट ये कभी आया नहीं, पता नहीं आपके आ जाए, ठीक है ना। ये 2012 के बाद से दोबारा कभी नहीं पूछा गया है, ठीक है। तो इम्पोर्टेंट डेरिवेशन है ये, ठीक है, समझना इसको अच्छे से। सिंपल आपको ज्योमेट्रिकल मैथमेटिक्स यहाँ पर अप्लाई करनी है। कोई ट्रेंगल होगा, कोई ट्रेंगल होगा, ठीक है ना। तो अब देखिए इसका प्रिज्म फॉर्मूला देखो क्या आएगा हमारे पास। जो प्रिज्म फॉर्मूला आएगा वो हमारे पास आएगा, ठीक है, साइन आई प्लस साइन डेल मिनिमम प्लस ए बाई 2 डिवाइडेड बाई साइन ए बाई 2 इक्वल टू n/1। ये आएगा हमारे पास प्रिज्म फॉर्मूला। तो यहाँ से हमें स्नेल्स लॉ नजर आ रहा है, साइन आई अपॉन साइन आर इक्वल टू n/1 होता है कि नहीं होता। इसका मतलब साइन आई, दिस इज द एंगल ऑफ इंसिडेंस एंड दिस इज द एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। ये आपतन कोण है, ये अपवर्तन कोण है। इसका मतलब आपतन कोण का मान प्रिज्म से ये आएगा और अपवर्तन कोण का मान ये आएगा। तो हम उसको स्नेल्स लॉ में रख देंगे तो हमारे पास प्रिज्म फॉर्मूला आ जाएगा, ठीक है। तो हम देखो यहाँ पर हम लेंस से, ये प्रिज्म से हम क्या करते हैं, रिफ्लेक्शन करते हैं। तो इसका रे डायग्राम समझना। हमें पता है कि इस चैप्टर में बिना रे डायग्राम के डेरिवेशन नहीं होगा, ठीक है। तो इसका रे डायग्राम अच्छे से समझना। बड़ा सा आप एक प्रिज्म बनाओ ऐसे, इसका फ्रंट व्यू ले लेते हम, ये प्रिज्म हो गया। इस प्रिज्म को हमने बोल दिया स्मॉल a b c, ठीक है। दिस इज द बेस, ये बेस हो गया, ये आधार हो गया, ठीक है। इसका मतलब ये आधार है। तो ये और ये ए बी और ए सी दोनों सरफेस क्या है, रिफ्रैक्टिंग सरफेसेज होंगे, ठीक है ना। अब हम कोई लाइट रे ले लेते हैं, ठीक है। यहाँ पर ये जो है प्रिज्म वो किसका बना होगा, ग्लास का बना होगा, ठीक है, जिसका रिफ्लेक्टिव इंडेक्स हमने n2 ले लिया। यहाँ पर एयर होगी या कोई रेयर मीडियम होगा जिसका रिफ्लेक्टिव इंडेक्स n1 है। यहाँ पे भी एयर होगी जिसका रिफ्लेक्टिव इंडेक्स क्या होगा, n1। मतलब ये प्रिज्म एयर में रखा हुआ है। अगर एयर है तो n1 की वैल्यू हम 1 ले लेंगे, ठीक है। अब हम एक लाइट रे ले लेते हैं। यहाँ पर हमें कोई ऑब्जेक्ट की इमेज ऑब्टेन नहीं करनी, सिंपल एक लाइट रे लेते हैं। ये हमने कोई लाइट रे ले ली, ओके। PQ क्या है, इंसिडेंट रे, आपतित किरण है। ये इस पॉइंट पर इंसिडेंट हो रही है, Q पॉइंट पर। एक ऐसा सरफेस है, प्लेन सरफेस है। तो प्लेन सरफेस के लिए नॉर्मल आप ड्रॉ करते हो, सिंपल प्लेन सरफेस के लिए नॉर्मल ये ड्रॉ कर दिया हमने, ओके। दिस इंसिडेंट रे मेक्स सम एंगल विद द नॉर्मल, दैट इज ए एंगल आई। अगर ये प्रिज्म इसके पाथ में नहीं आता तो ये इसका एक्चुअल पाथ ये है कि नहीं है, इंसिडेंट राइट एक्चुअल में इस पाथ पर जा रही कि नहीं जा रही है ना। तो बताइए ये इस प्रिज्म के इस सरफेस पर इंसिडेंट होगी तो ये एयर टू ग्लास में जा रही है, बोले तो रेयर टू डेंसर में जा रही है। तो एक्चुअल पाथ ये है, तो रेयर टू डेंसर जा रही है तो टुवर्ड्स टू द नॉर्मल, ये नॉर्मल है, नॉर्मल के पास आएगी या वो अवे फ्रॉम द नॉर्मल टुवर्ड्स टू द नॉर्मल आएगी। तो ये हमारी रिफ्लेक्टेड रे है, ओके। तो यहाँ से देखो ये रिफ्लेक्टेड रे, ये नॉर्मल रिफ्लेक्टेड रे है, वो नॉर्मल, ये नॉर्मल हो गया ना। ये रिफ्लेक्टेड रे नॉर्मल के साथ कुछ और कोण बना रही है, इसको हम
एंगल बोल दिया R1 बोल दिया, रिफ्लेक्टेड एंगल है R1। ओके, अब ये जो है इसको हमने R पॉइंट लिया। ये जो रिफ्लेक्टेड रे है वो अगेन इस सरफेस पर इंसिडेंट हो रही है, तो इस सरफेस पर इंसिडेंट होगी। यहाँ पर तो इंटर की है, यहाँ पर तो एयर टू ग्लास, अब ग्लास टू एयर जाएगी, बोले तो डेंसर टू रेयर जाएगी। तो नॉर्मल ड्रॉ करो कि ये भी प्लेन सरफेस है, इसके लिए नॉर्मल क्या होगा, ये इसके लिए नॉर्मल होगा। इसको हमने एन पॉइंट दे दिया। ओके, ये 90 डिग्री एंगल है और ये भी 90 डिग्री एंगल है। ओके, इस लाइट रे का एक्चुअल पाथ देखें तो ये है, एक्चुअल ये है टुवर्ड्स टू द नॉर्मल कि अवे फ्रॉम द नॉर्मल, ये डेंसर टू रेयर जा रही है, तो टुवर्ड्स टू द नॉर्मल कि अवे फ्रॉम द नॉर्मल, अवे फ्रॉम द नॉर्मल जाएगी, ये आ गई RS। ओके, इसको बोलते हैं इमर्जेंट रे बोलते हैं। ये नॉर्मल है, इमर्जेंट रे नॉर्मल के साथ एंगल बनाती है कुछ, इस एंगल को हम बोलते हैं ई एंगल बोलते हैं, इमर्जेंट एंगल है ई। और ये जो एंगल है रिफ्लेक्टिंग सरफेस के बीच में बन रहा है, इसको हम बोलते हैं प्रिज्म एंगल है ए बोलते हैं। ओके, इस इमर्जेंट लाइट रे को हम पीछे की ओर बढ़ा देते हैं, ठीक है, ये एंगल ए हो गया। स्मूथ हो गया, चिकना हो गया, ठीक है। ये जो पॉइंट है ये इंसिडेंट रे और इमर्जेंट रे, इस पॉइंट पर दोनों एक दूसरे को कट कर रही है, इसको मैं डी पॉइंट लेता हूँ, ठीक है। इंसिडेंट रे है, देखो इंसिडेंट रे इस पाथ पर आ रही है, बाहर निकलने वाली ये, इमर्जेंट ये है। तो इस प्रिज्म ने इंसिडेंट रे को कितना डेविएट किया है, एक्चुअल पथ ये था, इसको इतना मोड़ दिया है, तो जो इसके पथ में जो विचलन आया है उसको हम डेल से रिप्रेजेंट करेंगे, इसको हम विचलन कोण बोलेंगे कि इस प्रिज्म ने इंसिडेंट लाइट रे को इतना डेविएट कर दिया है। ओके और नॉट ओके, डायग्राम समझ में आएगा, सिंपल सा डायग्राम है। लाइट रे एयर टू डेंसर में जा रही है, टुवर्ड्स टू द नॉर्मल, नॉर्मल इसके लिए ऐसे सीधा ही खींचा जाएगा क्योंकि प्लेन सरफेस है। फिर ये डेंसर टू रेयर बन जाएगी, तो अगेन इस सरफेस पर नॉर्मल ड्रॉ कर दिया, ये रहा, तो अब अवे फ्रॉम द नॉर्मल जाएगी। इंसिडेंट रे नॉर्मल के साथ आई एंगल बना रही है, ये रिफ्लेक्टेड रे इस नॉर्मल के साथ ये एंगल है, इसको हमने R2 ले लिया, क्या ले लिया, R2 ले लिया, ठीक है ना। अब देखिए इस डायग्राम से देखिए आप समझना इसको, ये एंगल आई है तो देन दिस एंगल इज व्हाट, ये ऐसे क्रॉस है, ये एंगल आई है तो ये एंगल भी क्या होगा, आई होगा। दिस एंगल इज आई, देन दिस एंगल इज आल्सो आई, ये पूरा एंगल आई होगा। अब ये पूरा एंगल आई है तो इस आई में से ये R1 है, तो ये कितना बचा, ये रिमेनिंग कितना होगा, टोटल आई है, आई में से R1 ये है, तो ये एंगल, इतना एंगल क्या आएगा, आई माइनस क्या आएगा, आई माइनस ये आई माइनस क्या आएगा, बोलो R1 आ गया, ठीक है ना। ये आई है, आई ये टोटल आई है, तो ये R1 है, तो ये क्या कितना बचा, आई माइनस से R1। इसी सिमिलरली ये देखिए, ये एंगल क्या है, ई है, ये भी पूरा एंगल क्या होगा, ई में से ये R2 है, तो ये कितना हुआ, ये हो जाएगा ई माइनस, ये मैं यहाँ पर लिख ले रहा हूँ, ठीक है। आप इसीलिए मैं कह रहा हूँ कि प्रिज्म को थोड़ा बड़ा लेना, ये जो एंगल आएगा वो आएगा ई माइनस से R2। ओके और नोट होगी, समझ में आ गया डायग्राम, डायग्राम बना लो। ठीक है, तो डायग्राम के साथ में ये भी लिख लेना, जो PQ है वो क्या है, इंसिडेंट रे, ये आपतित किरण है, क्या है, आपतित किरण। QR क्या है, रिफ्रैक्टेड रे, अपवर्तित किरण है, क्या है, अपवर्तित किरण। RS क्या है, इमर्जेंट रे, बोले तो निर्गत किरण है,
इसको बोलेंगे निर्गत किरण बोलेंगे, ठीक है ना। ओके, अब देखिए और भी देखिए, एंगल ए क्या है, प्रिज्म एंगल है, प्रिज्म कोण है, प्रिज्म कोण, ठीक है। कुछ इधर लिख देता हूं, एंगल आई क्या है, इंसिडेंस एंगल, क्या इंसिडेंट एंगल, आपतन कोण क्या है, आपतन कोण। एंगल R1 और एंगल R2 ये दोनों क्या है, रिफ्रैक्टिंग एंगल, अपवर्तन कोण है, क्या है, अपवर्तन कोण। और एंगल E क्या है, ये जो एंगल E है इसको बोलते हैं इमर्जेंट एंगल। एंगल E को हम निर्गत कोण बोलते हैं, ठीक है ना। PQ आपतित किरण, QR अपवर्तित किरण, RS निर्गत किरण, प्रिज्म कोण, आपतन कोण, अपवर्तन कोण, और ये होगी निर्गत कोण होगा, ये निर्गत कोण होगा, ठीक है। तो आप इसको नोट कर लेंगे। और एक कोण और बच गया, डेल भी है, ये कोण है ना डेल, इसको बोलते हैं विचलन कोण, डेविएशन एंगल। ये क्या है, डेविएशन एंगल है, विचलन कोण, विचलन कोण। विचलन कोण क्या हुआ, आपतित किरण और निर्गत किरण के मध्य जो बना कोण है उसको ही हम विचलन कोण बोलते हैं। इसकी डेफिनेशन हम लिखेंगे, ठीक है। तो आप डायग्राम बनाकर साइड में ये नोट कर लेना। इस डायग्राम से जो भी हमें गिवन जो है, जो भी वो हमने डायग्राम के साथ में ही लिखना है, ठीक है। तो आप फटाफट डायग्राम को नोट कीजिए। ओके, तो मैं इसको मिटा देता हूँ, डायग्राम को रख लेते हैं। इसका हम डेरिवेशन देखेंगे क्या होगा। बहुत ही सिंपल सा डेरिवेशन है, तो हम इसका डेरिवेशन देख लेते हैं। तो इस डायग्राम से हम इसका डेरिवेशन निकालेंगे। इस डायग्राम में हमें एक क्वाड्रिलेटरल दिख रहा है, क्वाड्रिलेटरल दिख रहा है ना। ओके, तो यहाँ से देखो, फ्रॉम द फिगर in quadrilateral A Q N R, A Q N R ये दिख रहा ना, एक क्वाड्रिलेटरल आपको दिख रहा है नहीं दिख रहा, चतुर्भुज दिख रहा ना। फ्रॉम द फिगर हिंदी मीडियम वाले बच्चे लिखेंगे चित्र से चतुर्भुज ए क्यू एन आर में, चतुर्भुज ए क्यू एन आर, ये जो चतुर्भुज है इसमें हम देखते हैं चतुर्भुज के क्वाड्रिलेटरल के जो इंटरनल एंगल है उनका समीशन कितना होता है, 360 होता है। कितना होता है, 360। अब देखिए यहाँ पर देखो, एंगल ए क्यू एन इज इक्वल टू एंगल ए आर एन इज इक्वल टू 90 डिग्री। क्या ये दोनों एंगल 90 डिग्री है?
ए क्यू एन, ठीक है ना। मिड में जो पॉइंट आता है, जो पॉइंट उसी पे एंगल लेते हैं। यहाँ पर क्यू पर एंगल है, यहाँ पर आर पर। ए क्यू एन 90 डिग्री है, ए आर एन 90 डिग्री है, क्योंकि नॉर्मल ड्रॉ किया था। तो इसका मतलब दो एंगल तो 90 डिग्री है, तो दो एंगल का एडिशन तो 180 डिग्री हो गया। तो दो एंगल का एडिशन अगर 180 डिग्री है तो टोटल तो 360 है। तो रिमेनिंग ये दो एंगल है, इनका एडिशन कितना होगा, बोलो कितना होगा, 180 होगा। सिंस ये है इसलिए एंगल ए, ये तो हमारे पास एंगल ए है, प्लस से इसको हम क्या लिख लेते हैं, ये हमारे पास नहीं गिवन है तो हम इसको लिख दिया एंगल क्यू एन आर। इन दोनों का एडिशन कितना होगा, 180 डिग्री होगा। इसको हमने इक्वेशन नंबर 1 दे दिया। हो गए और नोट हो गए, समझ में आ गया। ये जो हमारे पास क्वाड्रिलेटरल है, इससे हमें एक इक्वेशन मिल गई, ठीक है ना। क्वाड्रिलेटरल है, क्वाड्रिलेटरल चतुर्भुजी, उनके अंतर कोणों का योग 360 डिग्री होता है। तो हमें दो कोण 90 दे रखे, तो ये 180 हो गया टोटल। तो रिमेनिंग जो दो एंगल का एडिशन होगा वो कितना होगा, 180 होगा। ये आ गया ना। अब हमें एक ट्रेंगल दिख रहा है, इसमें वैसे दो ट्रेंगल है, इस ट्रेंगल में देखते हैं। देखिए इंटरनल एंगल इन ट्रेंगल क्यू एन आर, ठीक है। क्यू एन आर आपको ट्रेंगल दिख रहा है ना, इसमें अंतःकोण लेंगे, ठीक है ना। त्रिभुज क्यू एन आर में अंतःकोण लेने पर, ठीक है ना, त्रिभुज क्यू एन आर में अंतःकोण लेने पर, तो अंतःकोणों का एडिशन कितना होता है। यहाँ पर अंतःकोण R1 है, यहाँ पर अंतःकोण क्या लिख दिया, क्यू एन आर, यहाँ पर R2। तो देखिए क्या जाएगा, बोलो R1 प्लस R2, दो एंगल तो ये है, प्लस तीसरा इंटरनल एंगल क्या लिख दिया, हमने लिख दिया क्यू एन आर। क्यू एन आर लिख सकते हैं। तीनों का एडिशन कितना आना चाहिए, 180 डिग्री आना चाहिए। ओके और नोट ओके, ये इक्वेशन समझ में आ गई। पहले हमने क्वाड्रिलेटरल लिया, चतुर्भुज लिया, उसके अंतःकोणों का योग लिया, उसके अंतःकोणों का योग 360 डिग्री होता है, तो दो 180 थे, दो 180 हो गए। अब हमने एक ट्रेंगल लिया है, उनके अंतःकोणों का योग लिया है, उनके इंटरनल एंगल्स का समीशन लिया है, तो वो 180 डिग्री हो गया। अब देखिए कंपेयरिंग इक्वेशन 1 एंड 2, इसको हम इक्वेशन 2 लिख लेते हैं। समीकरण 1 व 2 की तुलना करने पर, समीकरण 1 व 2 की तुलना करने पर, कंपेयरिंग इक्वेशन 1 एंड 2, दोनों को कंपेयर करेंगे। देखो 180 है, ये एंगल इसके एंगल है, तो ये दोनों इक्वेशन को कंपेयर करेंगे। तो ये दोनों इक्वेशन तभी इक्वल हो सकती है जब a इक्वल टू क्या हो, R1 प्लस R2 हो। तो यहाँ पर हमारे पास क्या जाएगा, R1 प्लस R2 बराबर, कंपेयर करेंगे तो हमारे पास R1 प्लस R2 बराबर क्या जाएगा, ये आ जाएगा। दिस इज द इक्वेशन नंबर 3। आ गया समझ में, आया कि नहीं आया, आ गई ना। ओके, अब देखिए हम इससे एक ट्रेंगल और लेंगे। देखिए एक्सटर्नल एंगल इन ए ट्रेंगल QDR, हमारे पास एक ट्रेंगल और दिख रहा है यहाँ पर, QDR दिख रहा है ना, QDR। इसमें हम एक्सटर्नल एंगल लेंगे, क्या लेंगे, एक्सटर्नल एंगल, ठीक है ना। तो त्रिभुज QDR में बहिर्कोण लेने पर, त्रिभुज QDR, ये जो त्रिभुज है इसमें बहिर्कोण लेंगे। तो मैंने आपको एक्सटर्नल एंगल की एक प्रॉपर्टी बताई थी कि किसी ट्रेंगल में अगर हमें दो वर्टिसेस पर इंटरनल एंगल दे रखे और तीसरे वर्टिसेस पर एक्सटर्नल एंगल दे रखा है, तो एक्सटर्नल एंगल इक्वल टू क्या होता है, सम ऑफ द इंटरनल एंगल्स होता है, ठीक है ना। बहिर्कोण का मान है वो अंतःकोणों के योग के बराबर होता है। तो इस ट्रेंगल में आइए, यहाँ पर इस Q पॉइंट पर इंटरनल एंगल दे रखा है, इस R पॉइंट पर क्या है, ये इंटरनल एंगल कितना था, E माइनस R2। लेकिन ये जो D पॉइंट पर इंटरनल एंगल नहीं दिया है, क्या दिया, एक्सटर्नल एंगल दिया डेल्टा। तो हमारे पास यहाँ पर एक्सटर्नल एंगल डेल्टा इज इक्वल टू क्या होगा, सम ऑफ द इंटरनल एंगल। एक इंटरनल एंगल I माइनस R1 है, प्लस दूसरा क्या है, E माइनस R2। ओके और नोट ओके,
ओके, R1 R2 को इधर ले आओ तो डेल प्लस R1 प्लस R2 इधर आ गए और इधर क्या रह गए E प्लस I प्लस E। इसको हमने इक्वेशन नंबर 4। ठीक है, फ्रॉम इक्वेशन 3 एंड 4 समीकरण 3 व 4 से ये समझ में आ गई ना इक्वेशन कहाँ से आई है। ये एक्सटर्नल एंगल लिया, एक्सटर्नल एंगल इज इक्वल टू सम ऑफ द इंटरनल एंगल्स। ओके, एक ट्रायंगल में हमने इंटरनल एंगल्स की प्रॉपर्टी लगाई है, एक ट्रायंगल में हमने एक्सटर्नल एंगल की प्रॉपर्टी लगाई है। ठीक है ना, बस इतना ही लेना है इस त्रिभुज में और कुछ नहीं लेना। इक्वेशन 3 और 4 में देखो, इक्वेशन 3 में R1 प्लस R2 क्या है, A है, तो यहाँ पर R1 प्लस R2 की जगह हम क्या लिख देंगे, A लिख देंगे। तो हमारे पास क्या जाएगा, डेल प्लस A इज इक्वल टू I प्लस E। ठीक है, ये इक्वेशन नंबर 5 आ गई। दिस फॉर्मूला इज इम्पोर्टेंट फॉर न्यूमेरिकल। इस फॉर्मूले में डेविएशन एंगल, प्रिज्म एंगल, इंसिडेंट एंगल, इमर्जेंट एंगल, ओके, विचलन कोण, प्रिज्म कोण, आपतन कोण और निर्गत कोण, इन सभी में संबंध है ना। अगर 3 कोण आपको दिए हैं तो आप चौथा कोण निकाल सकते हो। इस पर न्यूमेरिकल भी आते हैं, हमें बुक में न्यूमेरिकल भी गिवन है, तो ये फॉर्मूला आपको याद रखना है। ठीक है ना, लेकिन ये हमारा रिजल्ट नहीं आया, हमारा प्रिज्म फॉर्मूला अभी नहीं आया है। ठीक है ना, इक्वेशन नंबर 5 आई है। ठीक है, तो यहाँ तक नोट कर लो सभी। ओके, तो हम मिटा देते हैं ऊपर से इसको, इक्वेशन 1 को रख लेते हैं, इक्वेशन 1 को मिटा दो, इक्वेशन 3 को रख लेते हैं और इक्वेशन इसको रख लेते हैं, 2 को रख, बाकी सबको मिटा दो। ओके, अब हम एक कंडीशन लगाएंगे। कंडीशन देखो, हमने सभी डेरिवेशन में कोई ना कोई कंडीशन लगाई है। ठीक है ना, किसी भी हम लेते हैं कि अपर्चर एरिया वेरी स्मॉल, द्वारक अगर छोटा हो, ठीक है, तो इसमें भी एक कंडीशन लगेगी। इफ डेविएशन इज मिनिमम, यदि विचलन न्यूनतम हो, यदि विचलन क्या हो, न्यूनतम हो। डेल जो है हमारे पास, ये जो था, जो हमारा आपतित किरण और निर्गत किरण के बीच में ये जो एंगल था डेल, अगर विचलन बहुत ही कम हो, डेल क्या हो, वेरी स्मॉल हो, विचलन मिनिमम हो, इफ डेविएशन इज मिनिमम। ओके, यदि विचलन अल्फ हो, यदि विचलन क्या हो, अल्फ हो, यदि मिनिमम लिखेंगे, यदि विचलन क्या हो, अल्फ हो। ठीक है, देन क्या होगा, देन हमारे पास क्या आएगा, यदि डेविएशन स्मॉल होगा तो देखिए एंगल जो आई होगा वो इक्वल टू क्या होगा, एंगल ई एंड एंगल आई इक्वल टू एंगल ई होगा, और R1 इक्वल टू R2 बराबर R। दोनों जो रिफ्लेक्टिंग एंगल है R1 और R2 वो भी दोनों इक्वल होंगे, एंड जो हम डेविएशन एंगल है उसको हम क्या लिखेंगे, डेल मिनिमम में लिखेंगे। ठीक है, यहाँ पर हम यही कंडीशन लगा रहे हैं कि डेविएशन, डेल की वैल्यू अगर मिनिमम हो, डेल एम लिख दिया, एम को बोले तो मिनिमम आ गया। ठीक है, अगर डेविएशन मिनिमम होगा तो आई और ई, वैसे भी हमें डायग्राम में आई और ई दोनों इक्वल नजर आ रहे थे, लेकिन अगर डेविएशन मिनिमम होगा देन आई एंड ई दोनों इक्वल होंगे, और R1 और R2 दोनों भी डायग्राम से आपको इक्वल ही नजर आ रहे थे ना, डायग्राम को देखो दोनों इक्वल नजर आ रहे थे, दोनों क्या होंगे, इक्वल होंगे, और दोनों को हमने कंबाइंड रूप में क्या लिख दिया, R लिख दिया। ठीक है ना, तो देखिए फ्रॉम इक्वेशन 3, इक्वेशन 3 में चलिए, फ्रॉम इक्वेशन 3 एंड 5 दोनों में देखिए। ठीक है, दोनों इक्वेशन में चलिए, इक्वेशन 3 में ये है, तो R1 और R2 दोनों को हमने क्या लिख दिया, R लिख दिया, तो ये क्या जाएगा, R प्लस R
इज इक्वल टू क्या गया, ए आ गया। तो ये आ जाएगा 2r इज इक्वल टू क्या आ गया, ए आ गया। r इज इक्वल टू क्या आ गया हमारे पास, a बाई 2। इसको हमने इक्वेशन नंबर कितना दे दिया, 6 दे दिया। ओके, एंड तथा एंड इक्वेशन नंबर 5 से देखो, इक्वेशन नंबर 5 से क्या आएगा हमारे पास, इक्वेशन नंबर 5 ये है, डेल की जगह में क्या लिखना है, डेल मिनिमम लिखना है, प्लस ए इज इक्वल टू आई प्लस ई है। तो ई बराबर क्या है, आई लिख सकते हैं। तो आई प्लस ई की जगह हमने क्या लिख दिया, आई। तो ये आ जाएगा हमारे पास डेल मिनिमम प्लस ए बराबर क्या आ गया, 2i आ गया। तो आई बराबर हमारे पास क्या आ गया, आई बराबर आ गया डेल मिनिमम प्लस ए बाई 2 आ गया। इसको हमने इक्वेशन नंबर कितना दे दिया, 7 दे दिया। ठीक है, तो ये कंडीशन अप्लाई करनी है। यदि विचलन अगर न्यूनतम है, यदि इफ डेविएशन इज मिनिमम, देन आई एंगल ई के बराबर होगा, R1 R2 के बराबर होगा, और इन दोनों को कंबाइन हमने R लिख दिया। एंड डेल क्या होगा, डेल मिनिमम जो हमने लिखा ऊपर मिनिमम डेविएशन होगा। तो इक्वेशन 3rd और 5th में ये सभी वैल्यू पुट कर देते हैं। इक्वेशन 3rd से हमारे पास ये आया, जिसको हमने इक्वेशन 4 बोल दिया, और इक्वेशन 5 से हमारे पास ये आया। ठीक है ना, हमारे पास इंसिडेंस एंगल आ गया, रिफ्रैक्टेड एंगल आ गया। ठीक है ना, तो यहाँ पर देखिए हमें हमारा प्रिज्म से क्या हो रहा है, रिफ्रैक्शन हो रहा है। तो रिफ्रैक्शन के लिए हम रिफ्रैक्शन के रूल्स या लॉज काम में ले सकते हैं। तो रिफ्रैक्शन के लिए हमने एक लॉज पढ़ा है क्या, स्नेल्स लॉज। तो देखिए स्नेल्स लॉज से देख लेते हैं। ठीक है, इसको नोट कर लो आप। इसको बता देता हूँ, साथ में आप इसको भी लिख लोगे, इसको नोट कर लो आप। फ्रॉम स्नेल्स लॉ, स्नेल के नियम से, स्नेल के नियम से स्नेल के नियम से क्या होता है, स्नेल का नियम साइन आई बट्टे साइन आर इज इक्वल टू n/1 हो गया। ठीक है ना, 2 क्या है, ये 2 अपना डेंसर मीडियम था, जो प्रिज्म का ग्लास था उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। 1 क्या था, अपना रेयरर मीडियम जो एयर लिया था, दैट इज द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द मटेरियल ऑफ ए प्रिज्म विद रिस्पेक्ट टू एयर या रेयरर मीडियम। ओके, तो इसको हमने इक्वेशन नंबर 8 दे दिया। ओके, फ्रॉम इक्वेशन समीकरण 6, 7 एंड 8, समीकरण 7, 6, 7 व 8 से फ्रॉम इक्वेशन 6, 7 एंड 8 आई और आर की दोनों की वैल्यू इसमें पुट कर दो। तो हमारे पास क्या है, साइन आई, आई की वैल्यू कितनी है, बोलो, डेल मिनिमम प्लस ए बाई 2 डिवाइडेड बाई साइन ए क्या, ए बाई 2 एंड दैट इज इक्वल टू n/2। ओके, दिस फॉर्मूला इज कॉल्ड प्रिज्म फॉर्मूला। ठीक है ना, यहां तक नोट कर लो। स्टार लगाकर लिखना, डबल स्टार लगाकर। अब वो फॉर्मूला और इक्वेशन भी लिख सकते हैं, इज कॉल्ड प्रिज्म फॉर्मूला। ठीक है, इसी को हम प्रिज्म फॉर्मूला बोलते हैं, और बोर्ड एग्जाम में यहीं तक आया था डेरिवेशन। ठीक है ना, उपरोक्त सूत्र प्रिज्म सूत्र कहलाता है। उपरोक्त सूत्र क्या कहलाता है, प्रिज्म सूत्र कहलाता है। जहां n/1 क्या है, जहां n/1 क्या लिखोगे, जहां n/1 क्या है, रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ए प्रिज्म, रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ प्रिज्म। ठीक है ना, प्रिज्म के पदार्थ का अपवर्तनांक है, प्रिज्म के पदार्थ का क्या है, अपवर्तनांक है। ठीक है ना,
हम यहाँ तक पूछे तो आपको यहाँ तक करना है, ठीक है ना। इसके आगे भी इसका डेरिवेशन है। देखो एक कंडीशन और लगाते हैं, इफ प्रिज्म एंगल जो ए होता है कैपिटल ए इज वेरी स्मॉल, ओके। हिंदी मीडियम वाले बच्चे क्या लिखोगे, यदि प्रिज्म कोण ए बहुत अल्प हो, यदि प्रिज्म कोण कैपिटल ए बहुत अल्प हो। तो यहाँ पर देखो ये डेल मिनिमम तो अल्प है ही है, पहले से ही हमने क्या लिया था, वेरी स्मॉल लिया था। ए भी क्या होगा, वेरी स्मॉल अगर हमने ले लें तो पूरा एंगल ही क्या हो गया, वेरी स्मॉल हो गया, पूरा एंगल ही क्या हो गया, वेरी स्मॉल। और हमें पता है कि इफ एंगल इज वेरी स्मॉल देन साइन थीटा इज नियरली इक्वल टू थीटा, ये ऐसे ही लिखते हैं ना। तो डेली मिनिमम तो ये तो पहले ही से ही मिनिमम है। ए को भी अगर हम वेरी स्मॉल ले ले तो पूरा एंगल ही स्मॉल हो गया ना, पूरा एंगल ही स्मॉल हो गया, तो साइन दिस इक्वल टू दिस ही आएगा। और ए एंगल मिनिमम है तो ये पूरा किसके बराबर आएगा, तो हेंस इसलिए हमारे पास क्या आ जाएगा, हमारे पास ये आ जाएगा साइन डेल मिनिमम प्लस ए बाई टू इज नियरली इक्वल टू क्या आ जाएगा, डेल मिनिमम ए बाई टू। साइन थीटा इक्वल टू थीटा, यहाँ पर एंगल जो मिनिमम एंगल है वो ये है, तो साइन थीटा इक्वल टू थीटा, तो यहाँ पर एंगल ये है, तो साइन एंगल इक्वल टू एंगल के इक्वल होगा। एंड साइन ए बाई टू, यहाँ पर देखो ए एंगल वेरी स्मॉल लिया तो ये ए बाई टू एंगल भी वेरी स्मॉल होगा, एंड दैट इज इक्वल टू एंगल यहाँ पर ए बाई टू है तो ए बाई टू आ गया, ओके। तो हेंस हमारे पास क्या आएगा, फ्रॉम प्रिज्म फॉर्मूला, प्रिज्म सूत्र से, अतः प्रिज्म सूत्र से हम दोनों वैल्यू पुट कर दो। इसकी जगह तो क्या लिख दिया, डेल मिनिमम प्लस ए बाई टू डिवाइडेड बाई ए बाई टू। यहाँ पर आप ए बाई टू से ए बाई टू कैंसिल मत कर देना, क्योंकि एंगल में है, एंगल में कैंसिल नहीं होगा, ओके। जैसे आप ये लिख दिया साइन 60 डिवाइडेड बाई साइन 30 है, क्या आप 30 डिवाइडेड बाई 62 कर सकते हो क्या, ऐसे नहीं कर सकते, एंगल कैंसिल नहीं होगी एक दूसरे से, ठीक है ना। हाँ अब कैंसिल हो जाएंगे, अब एंगल नहीं है, ये साइन नहीं है, एंगल में नहीं है, 2 से 2 कैंसिल, ये n बाई n 2 1 की इक्वल है, ठीक है। तो इधर से मैं मिटा देता हूँ इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं। तो ये हमारे पास क्या आ गया, ये हमारे पास है क्या है, हमारे पास ये हमारे पास है डेल मिनिमम प्लस ए डिवाइडेड बाई क्या आ गया, ए आ गया, एंड दैट इज इक्वल टू n 2 1, ठीक है। ए को इधर ले जाओ तो डेल मिनिमम प्लस ए इज इक्वल टू क्या आ गया, n 2 1 ए आ गया, ठीक है। ए को इधर ले जाओ, डेल मिनिमम इज इक्वल टू n 2 1 ए माइनस ए, तो डेल मिनिमम इज इक्वल टू आ गया, ए कॉमन आ गया, n 2 1 माइनस 1 इंटू ए। तो ये फॉर्मूला हमारे पास और आ गया, ये मिनिमम डेविएशन एंगल है, ये आपका क्या है, प्रिज्म एंगल है, ये रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ प्रिज्म है, मटेरियल ऑफ प्रिज्म है, ठीक है ना। लेकिन ये इक्वेशन, ये कंडीशन तभी आएगी जब आपको प्रिज्म एंगल वेरी स्मॉल गिवन होगा। बट अपने जो सिलेबस में प्रिज्म है वो 60 डिग्री का होगा, तो ये कंडीशन नहीं, वो फॉर्मूला लगेगा अगर वेरी स्मॉल अगर आपको क्वेश्चन में दिया है तब ये अप्लाई करना है। लेकिन ये जो फॉर्मूला है हम आगे डेविएशन वेरी स्मॉल होगा देन ये कंडीशन अप्लाई कर सकते हैं। तो आगे हम डिस्पर्सन पढ़ेंगे, द डिस्पर्सन ऑफ लाइट, तो वहां पर हम देखेंगे कि डेविएशन जो है वो इस पर डिपेंड करता है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। तो आगे वाले कॉन्सेप्ट में ये फॉर्मूला हम यूज में लेंगे, ठीक है ना। ओके, नोट कर लो इसको। ओके, इसके नीचे लिखना हेंस डेविएशन एंगल इज डिपेंड्स ऑन
रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मटेरियल ऑफ प्रिज्म, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मटेरियल ऑफ प्रिज्म एंड प्रिज्म एंगल। ओके, डेविएशन एंगल इज डिपेंड्स ऑन रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मटेरियल ऑफ प्रिज्म एंड प्रिज्म एंगल। इन दोनों पर डिपेंड कर रहा है कि नहीं कर रहा? कर रहा ना। हिंदी मीडियम वाले बच्चे क्या लिखोगे? अतः विचलन कोण का माने, विचलन कोण का माने प्रिज्म के पदार्थ के अपवर्तनांक, प्रिज्म के पदार्थ के अपवर्तनांक तथा प्रिज्म कोण पर निर्भर करता है, प्रिज्म कोण पर निर्भर करता है। ठीक है, तो देखिए इसमें हम एक ग्राफ भी प्लॉट करेंगे, ये ग्राफ भी साथ में इस डेरिवेशन में आता है, 1 नंबर का ये ग्राफ ही होगा। ठीक है ना। ग्राफ बिटवीन इंसिडेंस एंगल कैपिटल आई, स्मॉल आई एंड डेविएशन एंगल डेल। ओके, ग्राफ एडिंग डालना, ये ग्राफ बिटवीन इंसिडेंस एंगल आई एंड डेविएशन एंगल डेल्टा। ठीक है ना। हिंदी मीडियम वाले बच्चे क्या एडिंग डालोगे? आपतन कोण स्मॉल आई तथा विचलन कोण डेल के मध्य ग्राफ। तो देखो ग्राफ कैसा आएगा? ये हमारे पास एंगल आई है आपतन कोण, ये विचलन कोण डेल है। हमारे पास ऐसा ग्राफ है। यहाँ पर जो होगा वो डेविएशन क्या है? आई बराबर जब ई होगा तब हमें पता है, ये कंडीशन में लिखा था कि आई बराबर जब ई होता है तो यहाँ से आप देख सकते हो कि डेविएशन क्या होगा? डेल बराबर क्या आएगा? डेल मिनिमम आएगा। ठीक है ना। ये जो ग्राफ है, इस ग्राफ से यही शो हो रहा है कि जैसे जैसे हम इंसिडेंस एंगल की वैल्यू को इंक्रीज करेंगे, डेविएशन एंगल की वैल्यू क्या होगी? डिक्रीज होगी। और एट ए पर्टिकुलर इंसिडेंस एंगल, एक निश्चित आपतन कोण पर डेविएशन एंगल का मान है वो न्यूनतम होगा, विचलन कोण का मान न्यूनतम होगा। उसके पश्चात अगर आप आपतन कोण के मान को बढ़ाओगे तो विचलन कोण का मान बढ़ता जाएगा। तो आपतन कोण के साथ पहले तो विचलन कोण का मान घटेगा। ठीक है, एक आपतन कोण पर न्यूनतम होगा, फिर उसके बाद में आपतन कोण का मान, इंसिडेंस एंगल का मान अगर बढ़ाओगे तो विचलन कोण का मान बढ़ेगा। ठीक है ना। ओके, ये ग्राफ हमें प्रैक्टिकल में ऑब्टेन करेंगे अपने जो प्रैक्टिकल में। ठीक है ना। ये मेजर एक्सपेरिमेंट है प्रिज्म का, जो हमने डायग्राम बनाया था, इसका जो रे डायग्राम है वो डायग्राम हमें प्रैक्टिकल में भी बनाना है। और उस प्रैक्टिकल में हम देखेंगे कि जैसे जैसे इंसिडेंस एंगल के वैल्यू को बढ़ाते हैं तो इनिशियली ये विचलन कोण का मान घटता है, फिर एक इंसिडेंस एंगल पर, एक आपतन कोण पर डेविएशन एंगल का मान मिनिमम होगा, उसके बाद में इसकी वैल्यू अगर बढ़ाते हैं तो बाद में इंक्रीज होता है। तो ये ग्राफ हमें प्रैक्टिकल में ऑब्टेन करेंगे। हम प्रैक्टिकली प्रूव करेंगे इस ग्राफ को कि एक्चुअल में इंसिडेंस एंगल को इंक्रीज करने से डेविएशन एंगल पहले डिक्रीज होता है फिर इंक्रीज होता है। ओके ओके, तो ये आपको ग्राफ भी साथ में बनाना पड़ेगा। इसमें साथ में आएगा कि एंगल प्लॉट द ग्राफ बिटवीन डेल एंड आई, तो ग्राफ भी साथ में बनाना है। तो 4 नंबर का डेरिवेशन में ग्राफ भी साथ में पूछेंगे। ठीक है ना। तो अपना जो प्रिज्म फॉर्मूला वो कंप्लीट हो चुका है। ओके, अब आगे हम प्रिज्म के जो एप्लीकेशंस है वो हम देखेंगे नेक्स्ट वीडियो में। ठीक है ना। तो इसको पूरा कंप्लीट आप फिर कॉपी में नोट कर लोगे, ये वेरी इंपॉर्टेंट है। ठीक है ना। तो इसको कंप्लीटली नोट कर लेना। ठीक है। और कोई प्रॉब्लम्स है तो मेरे को आप रिप्लाई करना कि भाई अगर डेरिवेशन नहीं समझ में आया तो आपको दोबारा समझा देंगे। ठीक है। ओके, थैंक यू।